गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे बताइए सर, कहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम? क्या लास्ट टॉपिक था? जी। हेलो। आप में से कोई मुझे बताएगा कि कहाँ तक हमने करा था बेटा लास्ट टाइम? Yes, sir, just a minute. ओके। सर मैंने असल में क्वेश्चंस ही कराए थे। एंड दोस क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन विच टॉपिक? मतलब क्वेश्चन से पहले कोई टॉपिक होगा ना? दोस क्वेश्चंस मस्ट बी अंडर मोमेंटम पे सम बेस्ड टॉपिक, थे राइट? वो। यस, चेंज इन मोमेंटम। एंड व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? कैन यू टेल मी दैट? सर पेंडुलम का करा था हमने। ये सब ओके। पैंडम तो बेस्ड सर क्वेश्चन। हाइट बताइए। तो उसमें ठीक है। हाइट एक कैलकुलेट की थी आपने। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, उसके बाद फिर फर्दर हम कॉलिजन वगैरह पे डिस्कशन शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट, वन और टू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो इसके लिए आप ऐसा मान लीजिए कि लेट अस से कि वी आर हैविंग अ वेज लाइक दिस। एज यू कैन सी, वी आर हैविंग दिस एज आर वेज। वेज का मतलब होता है कोई भी हेवियर ब्लॉक। ठीक है, ये एक बड़ा सा ब्लॉक कह सकते हो या वेज कह सकते हो। एंड फ्रॉम हियर, this is a block of mass 1 kilogram and this has been given a velocity of 10 meter per second. ठीक है, this another block which has a mass of 4 kilogram. ठीक है, या wedge it has mass of 4 kilogram and all the surfaces are frictionless. There is no friction anywhere. All the surfaces are frictionless. अब आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि सर इस मतलब इनिशियली दिस वेज वाज एट रेस्ट एंड एवरी सरफेस इज स्मूथ। अब जब मैं ये यहाँ से ब्लॉक को प्रोवाइड इट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? ये ब्लॉक इस वर्टिकल सरफेस पे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा अलोंग द सरफेस? जाएगा सर। बताओ। यस सर। जाएगा। तो कितने हाइट तक जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, कि व्हाट विल बी द हाइट टू विच द ब्लॉक विल राइज बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, तो देखिए सर, इस क्वेश्चन में आप बात समझिएगा कि सर जब सरफेस स्मूथ है और जब ये ब्लॉक आगे जाएगा, तो ब्लॉक जब आगे जाएगा तो वेज विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सोचो, अगर सरफेस स्मूथ है तो लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। यस सर। ब्लॉक आगे जा रहा है तो वेज किधर जाएगा? वेज पीछे की तरफ भागेगा सर। ये वैसी ही बात है जैसे रिकॉयल ऑफ गन। अभी मैंने रिकॉयल ऑफ गन आपको बताया नहीं है, बट विल डिस्कस दैट आल्सो। रिकॉयल ऑफ गन आपने सुना होगा कि व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन गेट्स रिकॉइल्ड, राइट? वो पीछे की तरफ रिकॉयल होता है। सुना यस है सर। कभी? हाँ यस सर। है ना? सर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, एक मिनट का टाइम।
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए, मैंने आपसे बोला कि जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो दिस वेज ऑन विच द ब्लॉक इज मूविंग विल बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। मतलब ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसको प्रोवाइड होगी एंड ड्यू टू दिस इट विल गो बैकवर्ड्स, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि वेज और ये जो ब्लॉक है, ये जो वेज है और ये ब्लॉक है, इसको अगर हम एज ए सिस्टम ट्रीट कर लें तो द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। करेक्ट है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मेरे बच्चे, मान लीजिए कि व्हेन इट वाज एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहां से ये इनिशियली तो मोमेंटम यही है हमारा। मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो एक बात सोचो कि मैक्सिमम हाइट पे जाने पर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, मैक्सिमम हाइट पे जाने पर, मैक्सिमम हाइट जब इसको रीच कर लेगा ये, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, ब्लॉक की वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, दिस विल बिकम जीरो। एम आई करेक्ट? बिकॉज अगर ये जीरो नहीं हुआ तब तो ये और ऊपर जाएगा। सही? सर Clear है दोबारा सर। से बता दीजिए, समझ में नहीं आया है। मेरी बात सुनिए, आपसे ये पूछा ना कि कितने हाइट तक ये जाएगा, तो जितने हाइट तक, मैक्सिमम हाइट टू विच दिस ब्लॉक विल राइज, at that maximum height, don't you think the final velocity in the y direction will become zero? Yes, sir. है ना, अदरवाइज तो ये और ऊपर जाएगा। मगर ये इसके बाद और इसके बियॉन्ड और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, वाई डायरेक्शन में जीरो हो गई है। सही? Yes, sir. Yes, sir. बट बेटा एक बात याद रखना ऋषिक एंड ऑल ऑफ यू, कि यहाँ पर ऑल्दो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हैज बिकम जीरो, बट इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इट विल नॉट बी 10 मीटर पर सेकेंड, बट इट विल नॉट बी जीरो ऑल्सो। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है, तो वेज की भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v होगी। तुम लोग इस लॉजिक को सोचो और समझो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक हैज बिकम जीरो, बट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ब्लॉक एंड वेज विल हैव द सेम वेलोसिटी। आप ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लॉक एंड वेज क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लॉक और वेज साथ साथ मूव नहीं करेंगे फिर इस इंस्टेंट पे। सोच के देखिए आप। हाँ सर। आपका जो ब्लॉक है इट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द वेज। तो जब ये जिस पॉइंट को हम हाईएस्ट पोजीशन अज्यूम कर रहे हैं ब्लॉक की, उस पोजीशन पर भले वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब फर्दर ये और ऊपर नहीं जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी सर। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो गई तो वेज में तो वेलोसिटी है, वेज आगे निकल लेगा और ब्लॉक वहीं छूट जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? सर लेकिन अभी जैसे आपने रिकॉइल का बताया, रिकॉइल में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन उस केस में मैं बता देता हूँ, रिकॉइल में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होता है कि जब बुलेट निकला तो बुलेट एंड द गन गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, राइट? यस सर। यहाँ पर बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में है ये हमेशा ना, ये सेपरेट नहीं हुए। हाँ, जब ये अगर मान लीजिए ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आता, ऊपर से ये अगर ब्लॉक नीचे आता, यहाँ पर ब्लॉक पहुंच गया, अब ये यहाँ से नीचे गिरेगा और ये इधर गिरेगा, तो ये ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते। ओके सर। ठीक है, तो देखिए इस केस में होगा क्या, मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? 1 multiplied by 10 plus 4, sorry, 1 multiplied by 10 which is the initial momentum, this will be equal to 4 multiplied by v plus of 1 multiplied by v। आपको मोमेंटम का कंजर्वेशन समझ में आया? 4 is the mass of the wedge, तो mass of the wedge multiplied by the velocity of the wedge, mass of the block multiplied by velocity of the block, तो 10 is equal to 5v और v will become equal to 2 meter per second। ये तो हुआ सर हमारी वेलोसिटी, बट हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? हमसे हाइट पूछा है, तो हाइट टू विच दिस ब्लॉक विल राइज। अब हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, वी विल कंजर्व एनर्जी। इनिशियली इस सिचुएशन में मुझे बोलो, वेज और ब्लॉक एज ए सिस्टम, इफ आई कंसीडर दिस एज ए सिस्टम ऑफ कोर्स, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो किसकी एनर्जी होगी? ब्लॉक की। ऑफ कोर्स ब्लॉक की। कौन सी एनर्जी बेटा? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऑफ कोर्स काइनेटिक, वेरी गुड। तो हाफ इंटू मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 का स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना, फाइनली क्या क्या एनर्जी होगी, तो फाइनली ये ब्लॉक भी चल रहा है, वेज भी चल रहा है, तो इवन ब्लॉक विल हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज वेज विल हैव काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे आप, हाफ इंटू 1 इंटू v का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेज 4 इंटू 2 का स्क्वायर plus of mgh. M is the mass of the block, which is 1 multiplied by g is 10 multiplied by h. So this will be the result. From here you can find the value of h. नोट करिए सर। कर लिया? Yes, sir, man, sir. Done, sir. Okay, so this was about the conservation of momentum. आप पहले इसमें एक और चीज समझ लें, उसके बाद हम कोलिजन की बात समझेंगे। तो एक चीज और है जो आप समझिए यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इम्पल्स। देखो इम्पल्स तो एक तो मैं बुक की लैंग्वेज में आपको समझा दूं, बुक की लैंग्वेज में भी हम समझा सकते हैं, मगर वो फील नहीं आएगा जो मैं आपको फील करवाना चाहता हूं। आपके आसपास कोई पेन है? पेन है आपके आसपास? Yes, sir. उस पेन को आपको पकड़ना है, एंड एवरीवन हैज टू डू दिस प्लीज। उस पेन को ऐसे 2 फिंगर के बीच में पकड़िए। कैन यू सी दिस? इस 2 फिंगर के बीच में हमने पेन को पकड़ लिया। इज इट विजिबल? Yes, sir. एंड नाउ हिट दिस पेन। आप इस पेन को यहाँ पर हिट करिए। आप फिंगर में कुछ महसूस कर पा रहे हैं? कैन यू फील एनीथिंग इन योर फिंगर? एक जर्क, झटका जिसको हम कहते हैं अपने हिंदी जबान में, झटका हो रहा है? हाँ सर। Yes, sir. आपके पास आपका आई कार्ड होगा, स्कूल वाला आई कार्ड, उसमें ऐसा वो लगा रहता है, जो भी है स्ट्रैप जो भी कहते हैं उसको आप, और यहाँ पर आपका आई कार्ड है। मान लीजिए मैं इस काम को आई एम डूइंग इट विथ अ चार्जर, विथ अ मोबाइल चार्जर। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने पकड़ा हुआ इसको, और अगर मैं इसको थोड़ा इधर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पर हिट करूं तो यहाँ पर उतना ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आई कार्ड के साथ करेंगे तो आपको और ज्यादा, लेकिन जब इसी को मैं ऐसे हिट करूंगा, ऐसे 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 हिट करूंगा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा झटका महसूस होगा। यस सर, समझ गया। नहीं समझ पाए? अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर मैं झटके जैसी बात क्यों कर रहा हूँ, इस बात को आपको समझना है। देखो इम्पल्स का बेसिक मतलब क्या होता है? इम्पल्स का बेसिक मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा फोर्स है जिससे आपको झटका फील हो जाए, झटका मतलब काइंड ऑफ जर्क, इफ यू कैन फील अ काइंड ऑफ जर्क, ठीक है, ड्यू टू दैट फोर्स, तो ऐसा फोर्स बेसिकली इम्पल्सिव कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बुक वाली डेफिनेशन तो मैं बता ही दूंगा, मगर पहले आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो। झटके वाला जो भी फोर्स होगा वो इम्पल्सिव कहलाएगा, और झटके वाला फोर्स अगर नहीं है तो वो नॉन इम्पल्सिव है। क्या मतलब है सर? डिफरेंट सिचुएशंस में हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। जैसे मान लीजिए कि इफ आई टेक अ स्ट्रिंग एंड इफ आई कनेक्ट अ ब्लॉक और सम बॉडी विद द स्ट्रिंग, एंड इफ आई हैंग दिस ब्लॉक और द बॉडी व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिंग दिस वे, अगर मैंने इसको ऐसा हैंग कर दिया और इसको ऐसा हैंग कर दिया और इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं, तो इस पॉइंट पे यू विल नॉट फील jerk at all at this particular point if it is a massless string, तो आपको ऐसा कोई जर्क फील नहीं होगा उस पॉइंट पे। बट अगर इसी पे हम ऐसे फोर्स लगा दें, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन, इस पार्टिकल पे हम वर्टिकली ऐसे फोर्स लगा दें, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यू विल फील अ जर्क एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। करके देख लेना कभी फील करना हो तो। समझे आप इस बात को? आपको हाईएस्ट पॉइंट पे क्या फील होगा? आपको हाईएस्ट पॉइंट पे जर्क फील होगा। इसका मतलब यही फोर्स व्हेन इट वाज एक्टिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
तो इसका जर्क फील नहीं हुआ, इसका मतलब है कि दिस फोर्स वाज नॉन इंपल्सिव इन दिस सिचुएशन। और जब यही फोर्स व्हेन इट इज एक्टिंग फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसका जर्क फील हो रहा है, मतलब दिस फोर्स हैज बिकम इंपल्सिव नाउ। डिड यू अंडरस्टैंड? ये फोर्स कैसा हो गया इस इंस्टेंट पे? ये फोर्स इंपल्सिव हो गया इस इंस्टेंट पे। समझे या नहीं समझे? यस सर। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स देखिए, और भी कुछ एग्जांपल देखिए। अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है किसी सरफेस पे, एंड दिस सरफेस हैज गॉट सम फ्रिक्शन, और ये सरफेस रफ है, और इसमें एक बुलेट आए और बुलेट पेनिट्रेट कर जाए। ये सरफेस रफ है, इसका मतलब है देयर इज अ फ्रिक्शन, और ये बुलेट आए और ये बुलेट आके इसमें क्या कर जाए, तो दिस बुलेट कम्स एंड पेनिट्रेट्स इन दिस ब्लॉक। तो जब बुलेट आएगा, पेनिट्रेट करेगा, तो बुलेट एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा और एक फोर्स बुलेट पे लग रहा होगा जो ब्लॉक लगा रहा होगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, क्या इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ब्लॉक पे, विल इट बी इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव? नॉन इम्पल्सिव। नॉन इंपल्सिव, वेरी गुड। लेकिन अगर इसी ब्लॉक पे इफ द बुलेट पेनिट्रेट्स दिस वे फ्रॉम दिस डायरेक्शन वर्टिकली, अब फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव? सर इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव होगा। उसका रीजन है, इसका रीजन क्या है कि जब ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो बिकॉज बुलेट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आके पेनिट्रेट हुआ है, इट हैज पेनिट्रेटेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये एक दूसरे पे, मतलब दैट इज बुलेट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड द ब्लॉक इन रिटर्न इज अप्लाइंग फोर्स ऑन बुलेट। तो ये फोर्स इंपल्सिव नहीं है, फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन जिस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है वो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है, और इस नॉर्मल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन द ब्लॉक। इस नॉर्मल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज व्हाई द फ्रिक्शन इज नॉन इंपल्सिव। बट इस केस में व्हेन द बुलेट इज पेनिट्रेटिंग फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस केस में दिस नॉर्मल ऑन विच द फ्रिक्शन डिपेंड्स विल चेंज नाउ, ठीक है, एंड इट विल इंक्रीज इन फैक्ट, राइट? तो इसलिए ये फ्रिक्शन कैसा हो गया? इंपल्सिव हो गया। तो मतलब द सेम फोर्स which is in the first situation non-impulsive, in the second situation has become impulsive, right? इसी तरह से स्ट्रिंग का फोर्स, तो जब हमने स्ट्रिंग के केस when the force was acting horizontally, तो its behavior was non-impulsive, and when the same force is acting vertically, the force becomes impulsive, ठीक है? हाँ, अगर एक स्प्रिंग ले लो, मान लो अगर आपने एक स्प्रिंग ले ली, स्प्रिंग, और स्प्रिंग मान लीजिए कि आपने ये ब्लॉक, इफ यू अटैच अ ब्लॉक टू द स्प्रिंग, और इस पे आप अचानक एक फोर्स लगा दो, ठीक है, इधर से आप एक फोर्स लगा दो, अचानक एक फोर्स, मतलब हिट कर दो इसको, जैसे आप हिट करते हैं ना, मान लीजिए फिंगर से आपने हिट कर दिया, तो क्या स्प्रिंग का फोर्स इंपल्सिव होगा? यस सर। नहीं होगा बेटा। अब यही बात समझनी, इसीलिए मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो झटका जो मैंने बोला है ना, जर्क, उससे समझाने की कोशिश की। उसका रीजन है कि देखो, अगर आप स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, तो स्प्रिंग का अगर एक एंड भागेगा ना, तो स्प्रिंग अपने आप को इलोंगेट करती है। सोच के देखो। हाँ सर। यस सर, करती आप है। इसको हिट कर दीजिए, ये इलोंगेट हो जाएगी, इसका इफेक्ट यहाँ पर फील नहीं होगा। समझ रहे हैं? अगर ये स्प्रिंग वर्टिकल है, इसमें आप ब्लॉक अटैच कर दिया आपने, इस पे अगर फोर्स लगाई है, तो ये एंड इलोंगेट हो जाएगा। तो इलोंगेट होगा तो वो जर्क नहीं करेगा दूसरे एंड पर, दूसरे एंड पर कोई जर्क फील नहीं होगा। तो स्प्रिंग का फोर्स हम कह सकते हैं कि नॉन इंपल्सिव है, ठीक है? सस्पेंशन में स्प्रिंग होती है जी, इसीलिए होती है। जब भी जर्क कम करना होता है तो स्प्रिंग लगाया जाता है, क्योंकि वो डिफॉर्म कर लेता है अपने आप को, जिससे आपको जर्क फील नहीं हो। ठीक है सर? यस सर। अब हम बात समझेंगे। एक तो फील आ गई आपको कि जहां पे झटका फील हो वहां पर इंपल्सिव नहीं फील हो तो नॉन इंपल्सिव। अब इंपल्स होता क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में, उस बात को समझो। अब ये झटके वाला फोर्स कब फील होगा, तो झटके वाला फोर्स, अरे इंपल्स होता क्या है तो इस बात को समझो। बेसिकली इंपल्स एक टोटल इफेक्ट है लार्ज फोर्स का। मतलब अगर किसी बॉडी पे लार्ज फोर्स एक्ट करे फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम इंपल्स कहेंगे, ठीक है? या इंपल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरी ह्यूज फोर्स एंड द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच दैट ह्यूज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब इंपल्स को आप ये कह सकते हो
कि इम्पल्स एक बहुत बड़ा फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करता है बहुत छोटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, which produces a large change in momentum of the body, तो इस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम को हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। इसका मतलब इम्पल्स को we will be representing by J, तो J is written as F multiplied by delta T, where F is a very huge force and delta T is a very small duration of time। जैसे फॉर एग्जांपल सर कैसे इसको समझें, तो इसको फील करने के लिए आप इमेजिन करो बॉल इज बीइंग हिट बाय अ बैट। भाई क्रिकेट खेलते समय आप बॉल को हिट करते हो तो बॉल और बैट बहुत ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहते हैं? नो सर, ऑब्वियसली नॉट, है ना, बहुत कम देर तक कांटेक्ट में रहते हैं। और बैट जो उस इंस्टेंट पे बॉल पे फोर्स लगा रहा होता है वो भी बहुत ह्यूज होता है। अगर वो फोर्स आपके बॉडी पे लग जाए तो आपकी हड्डी टूट सकती है भाई, ठीक है। तो बहुत ह्यूज फोर्स लगता है जो बॉल पे एक्ट करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ द बॉल एंड द बैट विल बी वेरी 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 स्मॉल। बट आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इतनी कम देर में बॉल और बैट इतनी कम देर तक कांटेक्ट में रहे, बट इतनी कम देर में जो बॉल में मोमेंटम का चेंज आता है वो ह्यूज चेंज आता है। तभी तो आपने देखा कि बॉल बाउंड्री से दूर कितनी कितनी दूर चली जाती है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ऐसा फोर्स का विच इज वेरी ह्यूज and which acts on a body for a very short duration of time and produces a large change in its momentum is known as impulse। समझ में आ गई बात? यस सर, Yes, sir. ठीक है। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है? तो रिमेंबर इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप फोर्स को विच इज अ वेक्टर अगर उसको आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो द रिजल्ट दैट यू विल गेट विल आल्सो बी अ वेक्टर। तो इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ? तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन ले लीजिए, लिख लीजिए। इम्पल्स इज टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स। Impulse is a total effect of a large force. Impulse is a total effect of a large force which acts for a short time, which acts for a short time to change, to produce, ऐसे लिख लो, to which acts for a short time to produce finite change in momentum. To produce finite change in momentum. To produce finite change in momentum. लिख लिया? To produce finite change in momentum. सर बस स्टार्टिंग का रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला, तो मतलब स्टार्टिंग की एक लाइन मिस हो गई थी मेरी। Impulse is the total effect of large force. Impulse is the total effect of large force which acts, Yes, sir, बस which इतना ही। acts, ठीक है। आगे लिख लीजिए मैथमेटिकली it is equal, mathematically it is equal to the product of force mathematically it is equal to the mathematically it is equal to the product of force and the time for which force acts. Product of force and the time for which force acts. लिख लिया बच्चों? यस सर। हाँ सर, लिख लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल्स को क्या हो जाता है, इस सिंपल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी टी। रिमेंबर इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम T1 to T2। अगर मान लीजिए कि ये फोर्स, इफ दिस फोर्स इज एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, if F is average of force, if F average is average force, अगर ये एवरेज फोर्स है तो इस केस में हम इस एवरेज फोर्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है, वेयर j कैन बी रिटन एज इक्वल टू इफ एवरेज dt का इंटीग्रेशन विल बी t2 माइनस ऑफ t1, और एल्स वी कैन राइट दिस आल्सो एज impulse का magnitude we can write f average multiplied by t2 minus of t1 can be written as delta t। यही वाली बात जो हमने पहले भी लिखा है और यही वाली बात बाद में भी, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं, सही। इस केस में एक बात और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि वी हैव द ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस टाइम, अगर टाइम और फोर्स के बीच का ग्राफ हो और मान लो कि फोर्स कांस्टेंट है, अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो इस कांस्टेंट फोर्स के अंडर में अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लें, एरिया, तो दिस एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, ये इम्पल्स के बराबर होगा। इसी केस में अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपका यही ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के वेरिएबल फोर्स किस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो या टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये कैसा भी हो सकता है। तो वेरिएबल हो या आपका ये फोर्स कांस्टेंट हो, इन बोथ द सिचुएशन द एरिया अंडर दिस ग्राफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इम्पल्स। सर इम्पल्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी ना, क्योंकि फोर्स ज्यादा है बट टाइम भी बहुत कम है, तो उस हिसाब से आती है। फोर्स बहुत ज्यादा है ना। हाँ सर, लेकिन टाइम भी उतना ही कम है। तो वो डेटा पे डिपेंड करता है। यस सर, वही मैं कह रहा था सर कि जी, लिख लीजिए इसको जल्दी, फिर हाँ एक सर। चीज और बताऊं आप लोगों को। कर लिया नोट आप लोगों ने? एक मिनट सर, यस सर, डन। ग्राफ बनाना रह गया है। ठीक है। डन ऋषिक? यस सर। ठीक है, एक और चीज समझते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं कि सर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। impulse momentum theorem basically is the relation between the impulse and the momentum of the body, क्योंकि आपको मालूम है कि whenever impulse will act on a body the momentum will change finitely। तो impulse और momentum में क्या relation है, उसी theorem को हम impulse momentum theorem कहते हैं। और ये impulse momentum theorem क्या कहता है ये समझिए।
सर अपने को सीधी सी बात पता है कि सर इम्पल्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी और डी टी, वट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है, या आप इसको डेल्टा टी भी लिख दें तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप इसको डेल्टा टी लिख दीजिए। तो सर एक बात बताइए कि क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय dt, or we can write acceleration as rate of change of velocity, that means this can be written as delta v by delta t multiplied by delta t. Am I correct sir? सर आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? डेल्टा टी से Yes, डेल्टा sir. टी कैंसिल कर सकते हो, तो j इज इक्वल टू कितना आ गया m इंटू डेल्टा v, where delta v is equal to what, that is the change in velocity which is v final minus of v initial. तो j को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m into v final minus of m into v initial. Don't you think we can write it as final momentum minus of initial momentum? मतलब impulse can also be called as simply the change in momentum. Simply body के momentum में जो change आया है वो किसके बराबर होता है? वो exactly impulse के बराबर होता है। इसी को हम impulse momentum theorem कहते हैं। इसको भी लिखे बेटो। Done, sir. वेरी गुड, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। यस सर। अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूं सर दिस इज अ सरफेस ऑन विच a ball is incident at some angle, let that angle be equal to 37 degree, and the ball is striking this surface with a velocity of 20 meter per second latest, और उसके बाद ये ball gets reflected from the surface at the same angle, और कितने एंगल पे? at the same angle of 37 degree. मास ऑफ द बॉल मान लीजिए आपका 2 किलोग्राम है, मास ऑफ द बॉल इज 2 किलोग्राम। तो आपको ये बताना है कि अगर मास ऑफ द बॉल इज 2 किलोग्राम तो ये अगर इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल एंड ऑब्वियसली विद द सरफेस इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, तो आपको बताना है कि फोर्स exerted on the ball by the surface, मतलब ये बॉल जो सरफेस जो बॉल पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितना लगाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द बॉल। पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नोट करते हुए मुझे पहले तो एक बात समझाओ कि इफ द बॉल इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट द सेम एंगल एट विच द बॉल वाज इंसिडेंट, तो मुझे एक बात बताओ कि विद व्हाट वेलोसिटी डू यू थिंक बॉल विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, तो what can you comment on the final velocity of the ball? सेम। सबको समझ में आ गया? Yes, फिर से sir. सुनो, ये हम आगे वैसे प्रूफ करेंगे इस बात को आफ्टर डीलिंग विद द कोलिजन, बट इस बात को याद रखिए कि अगर किसी भी बॉडी का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आए तो इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो इसको नोट करिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे ये कह रहा है कि भाई जब ये बॉल कोलाइड करेगा सरफेस पे तो अनडाउटेडली सरफेस विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द बॉल, तो वो फोर्स कितना होगा, दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। अब कैसे सोचें सर, ये फोर्स कैसे सोचें? सर फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम और टाइम ऑफ ये कांटेक्ट पता है। बिल्कुल सही बात, हमें टाइम ऑफ कांटेक्ट पता है और हमें ये भी पता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। अब देखो ये वाली जो वेलोसिटी है बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये वाली जो वेलोसिटी थी बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये वाली वेलोसिटी आपको
किस क्वाड्रेंट में दिखाई दे रही है? इज इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट्स इन फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सरफेस, क्या होगा ये? फर्स्ट आफ्टर क्वाड्रेंट। इट स्ट्राइक्स द सरफेस दिस वेलोसिटी विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप इन वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए। ये 20 है तो वर्टिकल के साथ दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, राइट? यस सर। ये वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है ना, इसको इधर लिख देता हूँ। ये 20 मीटर, अरे क्या हो रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। तो अगर हमारा एंगल 37 डिग्री है तो वही cos 37 sin 37 लगा लीजिए। cos 37 की वैल्यू होगी 20 इंटू 4/5 और ये हो जाएगा 20 इंटू 3/5। यहाँ पर भी वर्टिकल के साथ एंगल 37 एंड द रिफ्लेक्शन वेलोसिटी इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 cos 37 और ये 20 sin 37, 20 sin 37 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 5 4 तो ये 12 आ जाएगा, मतलब ये 12 आ जाएगा एंड दिस विल बी 16 एंड सिमिलरली ये वाला आपका 16 होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 12। अगर आप मोमेंटम का चेंज देखें तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? सर वो 16 कैसा आया? 5 4 20 होता हाँ है हाँ हाँ और 4 हाँ, इंटू ठीक। 4 16 होता है। हाँ सर, आ गया आ गया। ठीक है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज हैविंग वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमें सेम। तो दोनों में चेंज देखना पड़ेगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, यस सर। बिकॉज फाइनल मोमेंटम आप देखिए, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही पॉजिटिव है। और दो पॉजिटिव क्वांटिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे टू गेट द चेंज, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए डेल्टा वाई, फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी। And as you can see, final velocity in the y direction is 16. So mass is 2. So 2 multiplied by 16 minus of 2 multiplied by the initial velocity. एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो 16 बट इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इट विल बी टेकन एज माइनस ऑफ 16 और ये माइनस ऑफ 16 और ये प्लस ऑफ 16, तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो इट विल बिकम इक्वल टू 32। एम आई करेक्ट? सॉरी, यस 64। सर। तो डायरेक्टली लिख देते हैं 64। कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 64। अब हमें मालूम है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स। और इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है कि इम्पल्स ये कहता है कि भाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट इज कैन बी रिटन एज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज एक्चुअली इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फोर्स हमें चाहिए, टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू 64। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 64 डिवाइडेड बाय 0.2 कर लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। सर इसमें तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही था, तो अगर जैसे अब एक्स में भी होता है तो वेक्टर सम करेंगे? ऑफ कोर्स, अगर एक्स में भी होता तो इन दोनों, क्योंकि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर एक्स में भी होता तो एक्स वाला निकालते और उसके बाद एक्स और वाई वाला वेक्टर सम कर देते, नेट इम्पल्स। ओके सर। हो गया क्या? यस सर, डन। रेशे की रेस करूं? यस सर। नेक्स्ट।
A, B, C, and D. This axis is of force, and the force here is 3 Newton, somewhere here is 2 Newton, 1 Newton, and we have 0. This value of time is 1, this is 1.5, there's somewhere here is 2, this will be 2.5, this is 3, and this is 4. And this is the axis having time on it. ये मान लो इसको A dash कह रहे हैं, इसको B dash, and this is being called as C dash, this is A, B, C, D. Sir, question क्या है सुनिएगा. The initial speed of the body of mass 2 kilogram. That means mass is 2 kilogram. Initial speed is equal to 5 meter per second. A force acts for 4 seconds in the direction of motion of the body. The force time graph is shown. Calculate the impulse of the force and the final speed of the body. आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? इम्पल्स कैलकुलेट करना है एंड फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है. विल यू डू इट? सर आप लोग कोशिश करेंगे? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए एंड ट्राई दिस फर्स्ट, उसके बाद मैं उसके बाद बताता हूँ. आई होप आप लोगों को याद है कि फोर्स और टाइम के कर्व का जो एरिया होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू इम्पल्स. फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इम्पल्स. तो इसमें थ्री, जो सी पॉइंट है वो 3 के जस्ट आगे है ना? सी पॉइंट इज एग्जैक्टली एट 3. ओके सर. सर इम्पल्स 8.5 आ रहा है. Impulse 8.5. Yes, impulse is 8.5. Very good. सर मेरा भी आ गया 8.5. Good.
सिंपली इम्पल्स के लिए तो एरिया ही निकालना है आपको। अगर एरिया निकालना आता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। अब एरिया कैसे निकालें, तो इम्पल्स के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इम्पल्स इज इक्वल टू दिस, आई कैन सी दिस हैज टू बी अ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस विच इज 1.5 इंटू हाइट इज 3। ये हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, 1.5 से 2.5 जा रहा है, इसका मतलब है कि दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 1। 1.5 से ये 2.5 तक की ये डिस्टेंस है ना, तो 2.5 माइनस ऑफ 1.5 विल बी इक्वल टू 1। करेक्ट बोल रहा हूँ? और Yes. लेंथ हमारा कितना है? 3। ये वाला हमें एक ट्रापेजियम सा दिख रहा है, और ट्रापेजियम का जो एरिया होता है वो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वाला 2 पे है और ये वाला 3 पे है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी इक्वल टू, यहाँ ये जो लेंथ है ये वाली 5 कहाँ हो गया, गया। ये 3 प्लस ऑफ 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन विच इज 0.5। उसके बाद लास्ट वाला फिर से एक रेक्टेंगल 3 to 4, दैट मीन्स इट इज 1, और ये वाली हाइट है ना, तो हाइट इज 2, तो ये एरिया आ गया। एंड अगेन वंस अगेन वी कैन क्लेम दैट दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू इम्पल्स। क्या आप लोगों का भी यही आया है? हाँ सर, लेकिन मैंने बड़ा एक ट्रेपीजियम ले लिया, उसको ट्रायंगल और ठीक रेक्टेंगल। है, ठीक है, मेथड इज करेक्ट, मतलब यू शुड गेट दिस आंसर। अब जब आपको इम्पल्स मिल गया तो वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, वी आर गिवन विद द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इम्पल्स जो भी आया है 8.5 आया है, तो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। तो वी कैन राइट दिस डेल्टा v एज 8.5 डिवाइडेड बाई मास, है ना, और डेल्टा v को हम लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 2, और v फाइनल कैन बी रिटन एज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 5। सही? यस सर, 9.25। ठीक है। सर न्यूटन सेकंड होती है इम्पल्स की यूनिट? दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इम्पल्स की जो एसआई यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो खैर, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ इम्पल्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स, एंड वी आल्सो नो कि व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब हम इस चैप्टर के एक और केस पे आते हैं जिसको हम कोलिजन कहते हैं। ये एक्चुअली में वैसे आपके कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर अगर आप ये देखेंगे तो इट विल बी इन द इट इज गिवन इन द चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर, बट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है सर, उस बात को समझते हैं। सर कोलिजन होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। कोलिजन का बेसिक मतलब होता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अनदर बॉडी, तो इस प्रोसेस को अपन कोलिजन कहेंगे। वैसे आप कोलिजन को जानते हो कि कोलिजन का मतलब है टक्कर। तो अगर दो बॉडी में टक्कर होती है तो क्या होता है, एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी से अफेक्टेड होती है, दूसरे बॉडी से अफेक्टेड होती है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी चेंजेस ड्यू टू द अनदर बॉडी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोलिजन। सही यस सर। बेटे? कोलिजन का मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी की वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू अनदर बॉडी, उसको हम कोलिजन कहते हैं। अब ये जो कोलिजन है, ये एक्चुअली में ये होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि द टू बॉडी हैज टू बी फिजिकली इन कांटेक्ट तभी कोलिजन होगा। मतलब दो बॉडी का फिजिकली कोलाइड करना ही कोलिजन नहीं है। कोलिजन की जो इस डेफिनेशन में दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई एक बॉडी की वेलोसिटी अगर दूसरे बॉडी ड्यू टू द अनदर बॉडी इट चेंजेस, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम कोलिजन का नाम देंगे। अब ये चेंज होने के लिए जरूरी नहीं कि दो बॉडी फिजिकली कोलाइड करे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए भी ऐसा हो सकता है। तो भले वो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है उनके उस केस को, बट इस बात को याद रखिए कि ऐसा तब भी पॉसिबल है। अब कब, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में कि जब न्यूक्लियस पे जब हमने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवाया था, तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ा था कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे वहां से, तो कुछ अल्फा पार्टिकल वहां से डिविएट हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल है ना हुए थे ना डिविएट विविएट। यस सर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए थे जी।
कोई कुछ कह रहा है क्या? ऐसा कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डिविएट हुए थे, कुछ लार्ज एंगल से डिविएट हुए थे, कुछ स्मॉल एंगल से डिविएट हुए थे, और बाकी सारी कहानी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी है। बट आपने ये भी पढ़ा होगा कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, मगर थे जो सीधा जा रहे थे, एंड बिफोर हिटिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को स्ट्राइक करने से पहले ही वो उल्टा लौट गए थे। मतलब 180 डिग्री से डिविएट हो गया था उनका वेलोसिटी। आपने सुना है ये? यस सर। There were few alpha particle which get deviated by exact angle of 180 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर भी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी में चेंज आया? ऑफ कोर्स मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी में चेंज आया। कह सकता हूँ या नहीं, सोचिए। यस कैन आई सर। क्लेम दैट कि वेलोसिटी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल इज अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियस? तो इसमें भी वेलोसिटी में चेंज आया। तो सर क्या ये भी कोलिजन है? ये भी कोलिजन है, और एटॉमिक फिजिक्स में इस कोलिजन को पढ़ाया जाता है। कई मतलब ये इलास्टिक इन इलास्टिक जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वैसे ही एटॉमिक फिजिक्स में ये कोलिजन्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कोलिजन का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है ड्यू टू अनदर बॉडी, तो वो उस प्रोसेस को हम कोलिजन का नाम देंगे। और कोलिजन होने के लिए जरूरी नहीं कि दो बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए तभी कोलिजन होगा, भाई बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए भी कोलिजन हो सकता है। प्रोवाइड कंडीशन क्या है? बस एक की वेलोसिटी दूसरे के कारण चेंज होनी चाहिए। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर द कोलिजन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोलिजन हम बात कर रहे हैं सर, ये एक्चुअली में ये कोलिजन अब आपको समझ में आ गया कि भाई एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी के कारण चेंज होगी। बट इसमें हम एटॉमिक कोलिजन टाइप की चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम नॉर्मल कोलिजन ही पढ़ेंगे जिसमें दो बॉडी आपस में आके कोलाइड करेंगी या फिजिकली कॉन्टैक्ट में आएंगी। ठीक है, अब पहले तो इस बात को समझिए कि ये जो कोलिजन्स हैं, इन कोलिजन के टाइप्स या किसी और चीज को समझने से पहले दो चीजें मैं आपको समझाता हूं, दो टर्म्स मैं आपको समझाता हूं। एक को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये कुछ टर्म्स है, पहले हम इस टर्म्स को समझेंगे। देखो, अगर मान लो ये एक बॉडी आ रही है ऐसे, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी, ये दोनों ऐसे कोलाइड हो गई, आपको दिख रहा है? ये दोनों ऐसे कोलाइड हो गई, मतलब दिस इज द सरफेस एट विच द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। मतलब कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस आपको दिखाई दे रहा है? ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, दिस इज दैट पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में है ना? इस कॉन्टैक्ट वाले सरफेस पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्ट, तो इसको हम कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन भी कहते हैं। कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, ये क्यों बता रहा हूं इसका रीजन आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। और इसी पे अगर मैं एक ऐसी लाइन ले लूं विच इज पैरेलल टू दिस सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, तो इसको हम कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन, कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब कॉमन नॉर्मल और कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन का ही दूसरा नाम लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है। लाइन ऑफ इंपैक्ट भी मतलब वो लाइन जिसके अलॉन्ग इंपैक्ट हुआ है। तो अगर कभी वर्ड आ जाए लाइन ऑफ इंपैक्ट तो कंफ्यूज मत हो जाना। लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन दोनों का एक ही मतलब है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। अब इस बात को समझिए कि सर जब भी कोलिजन होगा एंड इफ द टू सरफेसेस आर स्मूथ, दैट मींस देयर इज फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ऑन द टू सरफेसेस व्हिच इज कोलाइडिंग। तो जब भी फ्रिक्शन नहीं होगा या इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, हमेशा याद रखो कि मोमेंटम का चेंज सिर्फ और सिर्फ कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में आता है। कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम विल नॉट चेंज अलोंग द कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन, मोमेंटम विल ओनली चेंज इन द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी ये लिख लेना, बट पहले सुनो। जैसे मैं अभी आपको एक केस याद दिलाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैंने इस बॉडी को ऐसे फेंका और ये बॉडी जाके सरफेस पे टकराई, ये दूसरा वाला सरफेस है और ये बॉडी है जो इस सरफेस पे आके टकरा रही है। तो अब पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये बॉडी सरफेस पे आके टकरा रही है तो इसमें कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? ये जिस लाइन के अलॉन्ग आके टकरा रही है वो होगा, या जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से वो होगा? मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग ये बॉडी चल रही है वो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन होगा, या जो मैंने रेड बनाया है, रेड लाइन ड्रॉ की है, वो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन होगा? कैन एनीबॉडी गेस? रेड लाइन। यस ऑफ कोर्स, रेड लाइन विल बी द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। अभी क्या बताया था ऋषिक, कहाँ गायब हो गया? अभी मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जब यहाँ पर ये ऐसे कोलाइड होगा
तो वो पॉइंट जहां पर ये दोनों सरफेस का कॉमन जो पार्ट है विच इज इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, उसी को हमने कॉमन नॉर्मल कहा था ना। यस सर। मतलब उस सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर ले लें तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल, राइट। और इससे अगर हम इस सरफेस के पैरेलल अगर कोई लाइन ले लें तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंशियल। अब याद करो कि एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, उस वाले क्वेश्चन को देखो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पेजेस पलट के देखो, उसमें देखने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि मोमेंटम का चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ था क्या। रिपीट कर दो। मोमेंटम का चेंज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था इम्पल्स वाले केस में, उसमें देखो कि मोमेंटम का चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ था, वाई के अलोंग हुआ था, या दोनों एक्सिस के अलोंग हुआ था। सर वाई के लॉन्ग हुआ तो। एक्स के अलोंग 0 था ना। हाँ और सर। तुम यहाँ पर देखो क्या एक्स ही हमारा कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन है, यस सर। तो इसका मतलब है कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग कोई मोमेंटम का चेंज नहीं आया। और वाई हमारा कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है, तो वाई के अलोंग मोमेंटम का चेंज आया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हेनेवर द कोलाइडिंग सरफेसेस आर स्मूथ। अच्छा सर, स्मूथ नहीं हुआ तो स्मूथ नहीं हुआ तो मोमेंटम कंजर्व भी नहीं रहेगा वैसे तो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व होगा ये जरूरी ही नहीं है उस केस में, हो भी सर सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो दैट विल बी द डिफरेंट केस। जी। सर इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं हम अभी फिर। अभी हम कोई कोलिजन नहीं पढ़ रहे हैं, हमने कोई कोलिजन नाम नहीं लिया, मैं आपको कुछ टर्म्स समझा रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं उसमें नहीं मेंशन होंगे, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो चीजें, पहले वो समझिए, है ना। इलास्टिक इलास्टिक पे तो अभी हम बात करेंगे। मैंने आपको बोला कि एक तो मतलब ड्यूरिंग कोलिजन वी डिफाइन टू डायरेक्शंस, वन इज कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन है जिसके अलोंग कोलिजन हुआ है, या इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर जहां पर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, जिस पॉइंट पर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, अगर उस पॉइंट पर या उस कॉमन सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें तो दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। और उससे अगर हम पैरेलल कोई लाइन ले लें तो उसको हम कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। और जो आप कोलिजन जो पढ़ेंगे आप, और जनरली जो आपके कोलिजन रहेंगे उसमें कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज नहीं होगा, जो भी मोमेंटम का चेंज होगा दैट विल बी इन द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दूसरा एक जनरल पॉइंट सुन लो, दो चीजें और होती हैं, एक को हम कहते हैं कोलिजन जो होता है हमारा, उसमें दो और तरह के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक एंड इलास्टिक तो अपनी जगह है, बट इसमें एक चीज होती है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। व्हाट इज हेड ऑन एंड व्हाट इज ऑब्लिक कोलिजन, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि ये पार्ट बॉडी और ये बॉडी ऐसे चल रही थी, सच दैट के लाइन ऑफ वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ये थी, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन इनकी लाइन ऑफ वेलोसिटी अभी भी वही है जो पहले थी। मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की लाइन ऑफ वेलोसिटी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। समझ आई बात? A collision in which the line of velocity remains same before and after the collision is known as head on collision। और ऐसा कोलिजन, मान लो ये बॉडी ऐसे आ रही थी, ये बॉडी ऐसे आ रही थी, कोलिजन हुआ, दोनों में टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद एक बॉडी ऐसे चली गई और दूसरी बॉडी ऐसे चली गई, तो ऐसा कोलिजन जिसमें लाइन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाए, मतलब सेम ना रहे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, इफ इट इज नॉट सेम, तो इस तरह के कोलिजन को हम कौन सा कोलिजन कहते हैं, तो इस तरह के कोलिजन को हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। कौन सा कोलिजन कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। समझ में आई बात? बोलो हाँ, मतलब हाँ ना दोनों में कुछ भी बोल सकते हो। डिड यू गेट माय पॉइंट? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। ठीक है, तो पहले सर जो लिखा ना दूसरा वो वाला क्या लिखो, था, एक बार रिपीट कर दो, लिख लें। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक। ओके सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, तो दैट कोलिजन इज हेड ऑन, and if the line of velocity before and after the collision changes, so that collision becomes oblique। ठीक है,
लिख लिया आप लोगों ने हेड ऑन एंड ऑब्लिक? यस सर लिख लिया। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इस पॉइंट को मेंशन करिए, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मोमेंटम चेंजेस ओनली अलोंग कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन momentum changes only along common normal direction. In the absence of friction, momentum changes only along common normal direction. लिख लिया इस पॉइंट को भी। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो मोमेंटम का चेंज सिर्फ और सिर्फ किधर होगा? ओनली अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। देयर विल बी नो चेंज इन अलोंग कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन। लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? यस सर लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन को। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कोलिजन को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब है बेटा ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, बट साथ साथ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिमेन्स कंजर्व्ड। देखो, मोमेंटम सारे कोलिजन में कंजर्व्ड है, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व्ड है, मोमेंटम इन इलास्टिक में भी कंजर्व्ड है, और मोमेंटम परफेक्टली इन इलास्टिक में भी कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल सॉर्ट ऑफ कोलिजन्स, वेदर इट बी इलास्टिक और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। बिकॉज हम क्या अज्यूम करते हैं? हम ये अज्यूम करते हैं कि इफ द टू बॉडीज आर कोलाइडिंग, तो ड्यूरिंग द कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। मोमेंटम भाई कंजर्व कब नहीं रहेगा? तो मोमेंटम कंजर्व तब नहीं रहेगा व्हेन external forces starts acting on the body, ठीक है? Other than the internal force, external force also starts acting on the system. तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड है बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग व्हाटसोएवर। तो मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व्ड है, बट सब तीनों में डिफरेंस क्या है? इसमें इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। क्यों लॉस होगा? तो इसके कई सारे रीजंस हैं, और आप याद रखिए कि डेली लाइफ में जो आपके कोलिजन्स होते हैं वो इन इलास्टिक ही होते हैं, इलास्टिक नहीं होते। देखो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स एग्जैक्टली इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट प्रैक्टिकली आप इस बात को सोचने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको मालूम है कि जब भी दो बॉडी कोलाइड करती है तो क्या होता है? दो बॉडी अगर कोलाइड करेगी तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, करेक्ट है बेटा? लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, अगर बहुत तेज टक्कर हुई हो तो चिंगारियां भी निकलती हैं। सही कह रहा हूं मैं यस सर। बच्चों? तो ये जो साउंड एनर्जी आई या लाइट एनर्जी आई, या आपने ये भी देखा होगा कि जब दो बॉडी कोलाइड करती है तो दोनों बॉडी का शेप चेंज भी हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है बॉडीज में, उसको डिफॉर्म होना कहते हैं। भाई बॉडीज का शेप भी तो बिगड़ जाता है। अगर मान लीजिए कि दो कार आपस में टकरा जाए, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दो कार टकराने के बाद पिचक जाती है, मतलब वो डिफॉर्म हो जाती है। तो जब वो डिफॉर्म होती है तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल फिर से उस शेप को रिगेन करने की थोड़ी बहुत तो कोशिश करता ही करता है, भले वो रिगेन ना कर पाए बट कोशिश करता है। तो जब वो कोशिश करेगा मटेरियल तो कुछ वर्क करेगा अपने शेप को वापस रिफॉर्म करने में, ठीक है? आ रही बात समझ रहे? तो वर्क करेगा तो भाई एनर्जी का लॉस तो होगा ना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब देयर आर डिफरेंट रीजंस ड्यू टू विच द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी विल डिक्रीज, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी विल डिक्रीज एंड इट विल नॉट बी इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयर आर डिफरेंट रीजंस, और उसमें से कुछ रीजन मैंने आपको समझा दिए, ठीक है?
तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन डजंट रिमेन सेम, सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक कोलिजन। और ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी यही कि काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। तो सर अगर इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है और इलास्टिक इनइलास्टिक में भी कंजर्व्ड नहीं है, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक थर्ड केस ये है कि आफ्टर कोलिजन के बाद जो दो बॉडीज हैं दे मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। मतलब कोलिजन के बाद क्या होता है? आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज मूव्स विद सेम वेलोसिटी। कोलाइडिंग बॉडी सेम वेलोसिटी से चलती है। इसी चीज को आपकी किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है कि दे स्टिक्स टुगेदर। मतलब कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर द कोलिजन स्टिक्स टुगेदर, चिपक जाती है। तो भाई स्टिक करे या मत करे उससे फर्क नहीं पड़ता। द मेन पॉइंट इज if after the collision the two bodies will move with the same velocity, then that case will be considered as perfectly inelastic collision. समझ गए? I सर hope तो everyone उसमें has got this, हो right? जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्या? फिर से बोलो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है? नहीं, मतलब दोनों बॉडी की कोलिशन के बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी ये जरूरी थोड़ी है, क्योंकि अच्छा, फिर मास तो काइनेटिक डिफरेंट एनर्जी मास पे भी तो डिपेंड करता है। हाँ, बट ये कह सकता हूं मैं कि वेलोसिटी बिकम सेम। अगर दोनों स्टिक कर जाएगी तब भी वेलोसिटी सेम होगी, राइट? अगर सर दो ऐसा बॉडी कोई चिपक इंस्टेंस जाए होगा मतलब दे जिसमें बिकम stick वन ना बॉडी करे? है। सर मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई इंस्टेंस होगा कि स्टिक ना करे बट परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ? बिल्कुल होगा, इसीलिए तो मैंने कहा कि स्टिक करेगा ही, इट इज नॉट नेसेसरी केस। भाई दो बिलियर्ड्स बॉल ले लो, दो बिलियर्ड्स बॉल कोलाइड करने के बाद दे डिडंट स्टिक बट दे स्टार्टेड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, पॉसिबल है? नहीं समझ आई बात? नहीं सर। अरे भैया मेरे कोई भी दो बॉडी हो, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, ये रेस्ट में थी, ठीक है। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये इधर जाने लगा और ये इधर जाने लगा, ये सेम वेलोसिटी से चलने लग गया, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? इस केस में ये परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाएगा। अच्छा सर, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड हम देखेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बिकम सेम, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन से मसला नहीं। They should move with the same velocity after the collision. That's the requirement for collision to become perfectly inelastic. हो गया भाई? एक मिनट सर, परफेक्टली इनइलास्टिक ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ऋषिक? यस सर। ठीक है, आप सुनिए। अब इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है आफ्टर द कोलिजन कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन एंड ऑल।
बट उसको हम ड्राइव करेंगे अब अपने स्टाइल में, मतलब वो बुक वाला जो आपके टेक्स्ट बुक्स में होगा डेरिवेशन, उस फॉर्म में नहीं करेंगे हम एक जनरल डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि इस बार तो आपके डेरिवेशन आ भी नहीं रहे, तो वी कैन टेक दिस लिबर्टी। बट उस लिबर्टी को लेने से पहले आई डिफाइन वन मोर टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोलिजन वोलिजन सब में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसका जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, दैट फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, इस फॉर्मूले को हम, दिस फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का दूसरा नाम, मतलब उसका जो फॉर्मूला है उसका दूसरा नाम न्यूटन्स फॉर्मूला भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पर लिखा हुआ देख लो तो। खैर, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या भाई? तो देखिए सर, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, एंड लेट अस से ये आगे वाली बॉडी चल रही विद अ वेलोसिटी ऑफ u2 एंड दिस बॉडी इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u1 सच दैट कि u1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ u2। पीछे वाले बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब u1 जो है आपका वो u2 से बड़ा है, u1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ u2। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है और आगे वाले की कम है, तो पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी के साथ कोलाइड करेगी, मतलब कोलिजन होगा, क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो टकराएगी आगे वाले से। अब ये टक्कर हुई और टक्कर के बाद आप ऐसा इमेजिन करो कि इस बॉडी की वेलोसिटी इज v1 और इस बॉडी की वेलोसिटी इज v2, मतलब आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज बिकम्स v1 एंड v2। v1 एक बॉडी की वेलोसिटी है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2 हो जाती है। तो एक बात बताओ कि पहले आगे वाले की वेलोसिटी कम है और पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले की वेलोसिटी कम है और पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि पीछे वाली बॉडी जो है आगे वाली बॉडी के अप्रोच कर रही है? भाई आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम है और पीछे वाले की ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि पीछे वाली जो बॉडी है वो आगे वाली बॉडी को अप्रोच कर रही है ना? तो इस डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को, मतलब u1 एंड u2, u1 माइनस ऑफ u2, दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू वेलोसिटीज, इसको एक नाम दिया गया, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब टकराने के बाद ये आगे वाली बॉडी मान लो कि ज्यादा वेलोसिटी से चलने लगी या दूर जाने लगी फ्रॉम द अनदर बॉडी। ठीक है, तो इस आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो गई टकराने के बाद पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी से, तो इस केस में इस डिफरेंस को कहते हैं v2 माइनस ऑफ v1, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको एक नाम दिया गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, and according to Newton's, this ratio of the relative velocity of separation to the relative velocity of approach remains constant, or it will always be a constant. ठीक है, and that constant is known as coefficient of restitution. coefficient of restitution को हम small e से represent करते हैं, और ये जो स्मॉल e की वैल्यू है ये मैथमेटिकली होगी v2 माइनस ऑफ v1, दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। पहली बात ये समझ में आ गया क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? दिस इज जस्ट द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। जी ऋषिक साहब कहिए। सर जैसे u2 बड़ा होता है u1 से, तो उससे कोलिजन होता ही नहीं, कोलिजन ही नहीं होता ना। आगे वाले की वेलोसिटी अगर ज्यादा होती तो कोई कोलिजन ही नहीं होता। हाँ, और सर सेपरेशन में जरूरी है v2 बड़ा हो? सेपरेट कब होगा? जब आगे वाला तेज भागे। हाँ सर। अदरवाइज सेपरेशन क्यों होगा? ओके सर। और सर ये सिर्फ ये हर तीनों टाइप के कोलिजन में ट्रू है या फिर किसी स्पेसिफिक? हर टाइप, अभी आ रहे हैं उस बात पे, ये हर टाइप के कोलिजन के लिए ट्रू है। ये एक जनरल टर्म है और यही यही आपके टाइप ऑफ कोलिजन को भी डिफाइन करता है। पहले तो आप इसको नोट कर लें, तो मैं बताता हूँ कि ई की वैल्यू के साथ कोलिजन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं।
हो गया सर? डन सर। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्दर एक बात और सुन लीजिए, या अलग से लिख देता हूँ। अब देखो, अगर इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई ई की वैल्यू 1 कब होगी? व्हेन ऑब्वियसली v2 माइनस ऑफ v1 विल बी इक्वल टू u1 माइनस ऑफ u2, तभी होगी। इस केस में इस कोलिजन को हम इलास्टिक कहेंगे। अगर ऐसा कोलिजन जिसकी ई की वैल्यू 1 हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया हुआ हो कि भाई एक कोलिजन है और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, तो आंख बंद करके समझ लेना है कि वो कौन सा कोलिजन है, तो दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 0 हो, तो ये तभी हो सकता है जब ऑब्वियस सी बात है कि v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू 0, मतलब न्यूमरेटर अगर 0 है तो ही ऐसा हो सकता है, दैट इज v2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1। और कौन सा कोलिजन है जिसमें दोनों बॉडी की वेलोसिटी इक्वल होती है? परफेक्टली दैट इनइलास्टिक कोलिजन, जी, सर, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये इसका मतलब ये वाला कोलिजन क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ई की वैल्यू या तो 1 हुई तो इलास्टिक कोलिजन, 0 हो गई तो इन इलास्टिक कोलिजन, और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई और लेस देन 1 हुई, तो इस केस में इस कोलिजन को हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपकी ई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब है कि v2 माइनस ऑफ v1 विल बी लेस देन दैट ऑफ u1 माइनस ऑफ u2। दैट मींस कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एक बात याद रखने वाली और ये है कि बेटा, ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, इसका क्या मतलब होगा? इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाने का मतलब यह है कि सर न्यूमरेटर वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव में भी कोई भी जनरल वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना? 1। मतलब इसका अगर हम रेंज डिफाइन करें तो दैट रेंज विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो ये लास्ट वाला दोबारा से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, नाइदर इट कैन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाइदर इट कैन बी नाइदर इट कैन बी ग्रेटर देन 1, नाइदर इट कैन बी लेस देन 0, नॉर इट कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 1। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? तो इसकी वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता।